इलेक्टोरल वोट उनके तादाद बनती है 411। पार्लियामेंट से महमूद खान अचकजई ने 119 वोट हासिल किए हैं। तो चारों सूबाई असम्बलियों से आसिफ अली जरदारी ने 156 इलेक्टोरल वोट लिए थे, जबकि कौमी असम्बली से उन्होंने 255 इलेक्टोरल वोट हासिल किए। इस तरह आसिफ अली जरदारी 411 इलेक्टोरल वोट हासिल लेकर सदर मुमलिकत बन गए हैं। और दूसरी बार है कि आसिफ अली जरदारी सदर पाकिस्तान मुंतखब हुए हैं। इससे पहले 2008 से 2013 तक वो सदर पाकिस्तान मुंतखब हुए और गार्ड ऑफ ऑनर लेकर वो रुखसत हुए। उनके बाद हमने ये देखा था कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत आई थी, ममनून हुसैन सदर बने थे। उसके बाद 2018 में डॉक्टर आरिफ अलवी सदर मुंतखब हुए थे, जिनको कल ही ऐवान सदर से रुखसत किया गया था। गार्ड ऑफ ऑनर लेकर उनको रुखसत किया गया और अब ऐवान सदर को मिला है नया मकीन। और ऐवान सदर का नया मकीन गो के ऐवान सदर के लिए नया नहीं है, चूंकि 2008 से लेकर 2013 तक आसिफ अली जरदारी इस ऐवान सदर में रह चुके हैं। 5 साल उन्होंने यहां पर गुजारे हैं और एक बार फिर 5 साल के लिए अब ऐवान सदर के नए मकीन बन गए हैं आसिफ अली जरदारी। इत्तेहादियों का भरपूर साथ मिला आसिफ अली जरदारी को। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने भरपूर साथ दिया आसिफ अली जरदारी का। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उनकी अपनी जमात ने उनको वोट दिया। और हमने ये देखा कि आईपीपी की जानिब से भी अब्दुल अलीम खान ने उनको वोट दिया, ओन चौधरी ने उनको वोट दिया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायदे आज़म की जानिब से उनको वोट दिया गया। और हमने ये देखा कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जो आखिर तक तज़ब्ज़ुब का शिकार थी कि वो क्या करे, वो आसिफ अली जरदारी को वोट दे या ना दे, लेकिन आसिफ अली जरदारी का उनका एजाज़ है कि वो हमेशा से रूठे हुए को मना लेते हैं और उन्होंने मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को भी मना लिया और अब मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने भी उनको वोट दिया है। तो इसी पर बात करते हैं। हमारे साथ सीनियर एंकर पर्सन तजियाकार मुनीफ फारूक साहब मौजूद हैं। मुनीफ साहब, दूसरी बार है कि आसिफ अली जरदारी ऐवान सदर के मकीन बनने जा रहे हैं। आप कैसे देखते हैं सारी सूरत हाल को और ऐवान सदर के इस नए मकीन का किरदार अब क्या होगा आने वाले दिनों में? देखिए, आसिफ जरदारी साहब का खासा ये है कि वो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो सियासी डिवीजन है या सियासी पोलराइजेशन है, शायद वो उसके खात्मे के अंदर कोई किरदार अदा कर सकते हैं। बहैसियत हेड ऑफ स्टेट जरदारी साहब का ये उनकी एक पर्सनालिटी का ट्रेट है कि वो लोगों को एंटेगनाइज कम करते हैं, बल्कि लोगों को अपने साथ लेके चलते हैं। बल्कि जो उनके बदतरीन सियासी मुखालफीन भी हों, उनके साथ भी वो इंगेज कर सकते हैं, उनसे राब्ते इस्तवार कर सकते हैं, मामलात को ठंडा कर सकते हैं। और जो सियासी रिकन्सिलिएशन जिसकी हर कोई बात करता है, जिसकी शायद आज पाकिस्तान को मोर देन एवर जरूरत है, आसिफ जरदारी साहब ये काम बखूबी कर सकते हैं और मेरे ख्याल में ये क्रेडिट उनको जाता भी है। दूसरी बात, जो एक क्रेडिट आसिफ जरदारी साहब से कोई नहीं ले सकता कि जब वो पहली दफा सदर बने तो उनके पास लामहदूद इख्तियारात थे, लेकिन उन्होंने अपना इख्तियार पार्लियामान को दिया। 18वीं तरमीम हुई, सदर के पास बहुत से डिस्क्रेशनरी पावर्स थे जो कि खत्म किए गए और वो जो इख्तियार था वो पार्लियामान के पास चला गया। लिहाजा आसिफ जरदारी साहब के क्रेडिट पे बहुत से काम है। आसिफ जरदारी साहब अब भी बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। हाँ, जिस चीज को आसिफ जरदारी साहब जिससे दूर रहेंगे वो ये है कि किसी तरह की ऐसी सिचुएशन जहां पर वो एस्टेब्लिशमेंट के सामने खड़े हो जाएं या कुछ ऐसा हो कि वो एस्टेब्लिशमेंट को अपनी किसी बात से एंटेगनाइज करें, ये आसिफ जरदारी साहब मेरे ख्याल में नहीं करना चाहेंगे और ना ही वो ये करेंगे। ज्यादा इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट तो मेरे ख्याल में यही है आसिफ जरदारी साहब की दूसरी दफा सदर मुंतखब होने का, और मेरे ख्याल में वो ये बहुत जल्द अब करना भी चाह रहे हैं। लेकिन मुनीफ साहब, हमें याद है कि जब उनका टेन्योर था 2008 से 2013 तक, तो इस्टेब्लिशमेंट से टकराव की सूरत हाल तो सिर्फ एक ही दफ़ा हमने देखी थी। वो भी जजेस की जो बहाली की मूवमेंट थी, उसमें आसिफ अली जरदारी साहब नहीं चाहते थे कि जजेस बहाल हों, लेकिन फिर बाद में इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत से उनको बहाल करना पड़ा। फिर मेमोगेट का स्कैंडल आया तो उसमें भी हमने देखा कि कुछ हालात ज़रा तल्ख हुए, लेकिन माजी से सीखा होगा आसिफ अली जरदारी साहब ने। बज़ाहिर तो ज्यादातर वक्त तो उनका मुफाहिमत में ही गुजरा। देखिए, ये आपने दुरुस्त निशानदेही की है। मैंने इसीलिए कहा कि अब वो शायद ये प्रैक्टिस अडॉप्ट करने से गुरेज करेंगे। जी जी, बिल्कुल दुरुस्त बात आपने की कि जब जजेस बहाली का मामला था तो एस्टेब्लिशमेंट के साथ उनकी एक तल्ख रिलेशनशिप था। फिर जब मेमोगेट का मामला था उस वक्त तो आसिफ जरदारी साहब का उनकी सेहत पर भी इसका बहुत बुरा असर पड़ा था। लेकिन अब शायद पुलों के नीचे से बहुत सा पानी गुजर चुका है, वक्त तब्दील हो चुका है और
उस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी वफाक के अंदर। आज पीपल्स पार्टी एक ऐसे इत्तेहाद का हिस्सा है जिसके अंदर वो एक ऐसा इत्तेहादी है कि वो दरवाजे पर खड़े होकर इत्तेहादी बने हुए हैं। जब उनको कहा जाएगा या जब उनको ये सूट करेगा तो वो मसल भी फ्लेक्स कर सकते हैं, हाथ मरोड़ भी सकते हैं, अपने फायदे के लिए, अपने सियासी मकसद के लिए कुछ अचीव भी कर सकते हैं। खास तौर पर उस वक्त जब सिंध में उनकी हुकूमत होगी, बलूचिस्तान में उनके वजीर आला होंगे और वो खुद ऐवान सदर के अंदर 5 साल के लिए मौजूद होंगे, तो सबसे बड़ा जो टेकर है इस पूरे निज़ाम के वो आसिफ जरदारी साहब और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। सही। मुनीब, जैसा कि आपने माजी का भी जिक्र किया ना, एक चीज़ ऐड करते चलें कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आसिफ अली जरदारी को सदर मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी है। मुनीब, 2008 से 2013 का जो टेन्योर था उसमें अपोजिशन में हमने नून लीग को देखा था। अब आप वाली बात कि नून लीग यहाँ पर इत्तेहादी है, अब अपोजिशन में है PTI के हिमायत याफ्ता सुन्नी इत्तेहाद के लोग। किस तरीके से लेके चलेंगे आसिफ अली जरदारी, क्योंकि बड़ा ज़रूरी है। और हमने देखा कि जब भी उमर अयूब गुफ्तगू कर रहे होते हैं या बैरिस्टर गौहर खान गुफ्तगू करते हैं तो मेन टारगेट शहबाज शरीफ वजीर आजम को बनाया जाता है या फिर नवाज शरीफ को, मुस्लिम लीग नून के कायद को बनाया जाता है। पीपल्स पार्टी को इतना क्रिटिसाइज नहीं किया जाता। अब एक ऐवान में जो है वो लोग भी बैठेंगे जो एक टाइम पे आसिफ अली जरदारी के लिए ऑपोजिशन में थे, और वो लोग भी बैठेंगे जो कि अब आसिफ अली जरदारी यानी पीपल्स पार्टी के लिए, मौजूदा गवर्नमेंट के लिए ऑपोजिशन में। क्या स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए? कर सकेंगे आसिफ अली जरदारी बहैसियत प्रेसिडेंट ये काम के सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मेंबरान को एक टेबल पे ले आए? देखिए, अगर मैं जैसे मैंने शुरू में कहा वो तो बहुत कुछ सकता है, लेकिन अगर उनका कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट देखा जाए तो उसमें तो ये बात शामिल नहीं है। वैसियत है हेड ऑफ द स्टेट, वो एक टाइटलर जरूर है, लेकिन पार्लियामान के अंदर बहुत से सियासी काम या सियासी पार्टियों से एंगेज करना शायद ये उनके कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट का हिस्सा तो नहीं है। लेकिन बहसियत सदर मुमलिकत, बहसियत हेड ऑफ द स्टेट, आसिफ जरदारी साहब अगर इसके अंदर अपना किरदार अदा करना चाहेंगे और चाहेंगे कि एक पीसफुल कोहेबिशन हो पाकिस्तान की सियासी जमातों की एस्टेब्लिशमेंट के साथ, तो मेरे ख्याल में उनको इनकरेज किया जाएगा। जिस बात से वो गुरेज करेंगे, मैं दोबारा कहूंगा, वो 9 मई से रिलेटेड वाकयात और मामलात हैं कि अगर किसी जगह पर एस्टेब्लिशमेंट की सेंसिटिविटी इन्वॉल्व है तो आसिफ जरदारी साहब शायद बहुत सी चीजों को फिर उस एंगल या उस नजर से देखेंगे। आसिफ जरदारी साहब की ये पोजीशन बड़ी पहले से मौजूद है कि सियासी मफाहमत, सियासी इस्तेहकाम से ही मुल्क आगे चल सकता है। लेकिन क्योंकि इस वक्त एक बड़ी बेटर डिवीजन मौजूद है हमारे मुल्क के अंदर, एक बड़ा पोलराइज्ड माहौल मौजूद है, लिहाजा आसिफ जरदारी साहब के इकदामात बड़े सोच समझ कर वो अपने इकदामात को एक्सरसाइज करेंगे या अपनी किसी सियासी स्ट्रेटजी को एक्सरसाइज करेंगे। फिल वक्त उनके लिए ये एक बहुत बड़ा मकाम है कि वो दूसरी दफा मुल्क के सदर मुंतखब हुए हैं, उनको इलेक्ट किया गया है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए बहुत बड़ा वक्त। ठीक है मुनीफ साहब, साथ ही रहिएगा। ज़ैगम खान साहब भी तजियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ैगम साहब, बहुत शुक्रिया आपके भी वक्त के लिए। ज़ैगम साहब, जब कोई बड़ा काम करता है ना तो उसका असर छोटों के ऊपर भी आता है। अब हम ये देख रहे हैं कि 2018 से लेके 2023 तक हमने देखा कि बड़ी एग्रेसिव रही पाकिस्तान की सियासत। अब आसिफ अली जरदारी साहब सदारत की कुर्सी पर मुतमक्किन हैं, मुफाहमत के बादशाह हैं। नीचे हम देखते हैं कि लोअर हाउस में मियां शहबाज शरीफ साहब मौजूद हैं, वो भी मुफाहमत पसंद ही आदमी हैं। तो आप समझते हैं कि अब जो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स होगी वो मुफाहमती सियासत होगी? देखिए, जो एग्रेशन का एलिमेंट जो आप बता रहे हैं वो इन दो पार्टियों की तरफ से तो नहीं आ रहा। जो एंगर है, जो यूथ की एंगर है, उसको तो PTI रिप्रेजेंट करती है ना, जो नाराज जमात है, जो हमला आवर होती है। इन दोनों पार्टियों ने तो पहले भी मुफाहमत की पूरी कोशिश की। आप देखिए 2018 के बाद जब PTI मुंतखब हुई थी और पहले साल 1.5 साल में खास तौर पे, अगरचे मुस्लिम लीग नवाज के लीडर जो थे वो जेल में थे, उसके बावजूद भी मियां शहबाज शरीफ मुफाहमत की कोशिश करते रहे। उन्होंने चार्टर ऑफ इकोनॉमी की पेशकश की, असेंबली में उन्होंने एक दोस्ती का हाथ बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन उस वक्त जो वजीर आजम थे इमरान खान, उन्होंने उस हाथ को कबूल नहीं किया। वो हाथ मिलाने को भी असेंबली में तैयार नहीं रहे। वो तो कहते थे कि ये NRO मांगते हैं मुझसे। जी, वो कह रहे थे NRO मांगते हैं। आप देखिए, जो पार्टियों के आपस की बात है वो तो उस वक्त तब्दील होगी जब PTI की तरफ से कोई तब्दीली आएगी, और वो तब्दीली अभी नजर नहीं आ रही, क्योंकि वो समझते हैं कि उनका जो नैरेटिव है कि ये तमाम लोग चोर हैं और सिर्फ हम चोर नहीं हैं, उस नैरेटिव को बदलने को वो तैयार नहीं है। और ऐसा एक माहौल बन चुका है, इस इलेक्शन से पहले से एक ऐसा माहौल बन चुका है
जिसमें ये दो साइड्स, खास तौर पे मुस्लिम लीग नवाज और पीटीआई, वो इस जगह पे पहुंच गए कि अब या ये रहेंगे या हम रहेंगे। पीटीआई ने तो पहले ही फैसला किया था कि ये नहीं रहेंगे, और उसके लिए उन्होंने तमाम इकदाम किए। उन्होंने कानून का भी सहारा लिया, उन्होंने नैरेटिव भी लिया, और उन्होंने पॉपुलर मैदान में भी, यानी अपनी फॉलोअर्स को भी उनके खिलाफ अच्छी तरह इस्तेमाल किया। लेकिन फिर मामला यहाँ पहुंचा कि मुस्लिम लीग नवाज ने भी ये कह दिया था, आपको याद होगा कि राणा साहब ने उस वक्त ये कहा था कि भाई अब या ये हैं या हम हैं। लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ सियासतदानों के दरमियान में तो गुंजाइश निकल सकती है, लेकिन उसके लिए एक तो ये है कि पीटीआई को थोड़ा अपना नैरेटिव बदलना होगा और हुकूमत को भी एक कदम आगे बढ़ना होगा। लेकिन असल मसला यहाँ पे नहीं है जी। असल मसला जो है वो पीटीआई का जो एस्टैब्लिशमेंट के साथ तनाज़े आ गया है, जिसमें 9 मई का वाकया है। वो इतना बड़ा वाकया है कि ये खुद ना तो इस मामले पर आसिफ अली जरदारी कुछ आगे जा सकते हैं, इस पर कोई मुसालित पेश कर सकते हैं, ना वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इस मामले पर कोई मुसालित के लिए कदम उठा सकते हैं। ये ऐसा मामला है जो पहले एस्टैब्लिशमेंट और पीटीआई के दरमियान में तय होगा, उसके बाद ही ये दोनों लोग कुछ कर सकते हैं। लेकिन उससे पीछे रहते हुए भी मेरे ख्याल में जो गुंजाइश मौजूद है वो ये है कि जो सियासी टेम्परेचर है जो बहुत ज्यादा हाई हो गया है, उसको कम करने में ये बिल्कुल मदद कर सकते हैं, बेहतर माहौल बनाने में मदद कर सकते हैं, सुलहजुई की एक कोशिश कर सकते हैं, ऐसे माहौल की तरफ बढ़ सकते हैं जिसमें जो वो बड़ी मुफाहिमत है उसके लिए रास्ता हमवार हो सके। सही। ज़ैगम साहब, 2008 और 2008 से 2013 तक का जो टाइम था आसिफ अली जरदारी का बहैसियत प्रेसिडेंट, जब वो पहली दफ़ा सदर मुंतखब हुए थे और अब वो दूसरी दफ़ा हुए हैं, तो उस वक्त जो उनको चैलेंजेस उन्होंने फेस किए और अब जो वो चैलेंजेस फेस करेंगे, एक ह्यूज डिफरेंस यकीनन आपको भी नजर आ रहा होगा। जी देखिए, 2008 में जब वो आए थे तो उस वक्त पार्टी के लिए तो बहुत बड़े चैलेंजेस थे और उससे जरदारी साहब अच्छे तौर पे नहीं निपट सके। यानी मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की शहादत के बाद जो पार्टी के अंदर एक बहुत बड़ा खला पैदा हुआ था, उसको आसिफ अली जरदारी पुर नहीं कर सके बदकिस्मती से। और 2008 से 2024 तक हमने देखा है कि पीपल्स पार्टी की जो मकबूलियत है उसमें बेतहाशा कमी हुई। ओवरऑल अगर आप वोट बैंक देखें पीपल्स पार्टी का तो वो आधे से कम हो गया मुल्क में, और पंजाब में जो है वो 1/4 हो गया है। यानी आधा पीपल्स पार्टी का वोटर मुल्क की सतह पे छोड़ के चला गया और 4 में से 3 वोटर पीपल्स पार्टी के पंजाब में से छोड़कर चले गए। तो पीपल्स पार्टी के रहनुमा के तौर पर तो मैं ये समझता हूँ वो उस तरीके से ओहदा बर्रा नहीं हो सके अपनी जिम्मेदारियों से जैसे थे। लेकिन मुल्की सतह पे मेरे ख्याल में सदर के तौर पर उनकी बहुत सी कामयाबियां आप गिन सकते हैं। वो ये भी है कि उन्होंने पार्टीज के साथ मिलकर 18वीं तरमीम की, अपनी मुद्दत पूरी की, NFC अवार्ड किया, इस तरह का एक माहौल पैदा किया कि पाकिस्तान की जो हुकूमतें हैं वो अपनी मुद्दत पूरी करने लगी। और पाकिस्तान में पहली दफा ऐसा होना शुरू हुआ कि अगर मरकज में एक हुकूमत है तो सूबे में मुख्तलिफ हुकूमत चल सकती है। तो इस तरह का हमने एक बेहतर माहौल जो है वो पाकिस्तान में पैदा होता जरूर देखा। तो सिस्टम के लिहाज से यानी डेमोक्रेटिक सिस्टम में जो उनकी मौजूदगी है वो एक बेहतर, एक सुलहजुई की तरफ एक बेहतर चीज होती है जिससे पाकिस्तान को बिल्कुल फायदा होता है। तो इस लिहाज से मैं समझता हूँ 2008 से इस वक्त उनका मामला एक लिहाज से आसान है कि उस वक्त एक ऐसी अदलिया थी जो पीपल्स पार्टी को सांस नहीं लेने देती थी। बहुत मुश्किल था पीपल्स पार्टी के लिए, और उस अदलिया के पीछे उस वक्त की एस्टैब्लिशमेंट भी खड़ी थी और एक हद तक मुस्लिम लीग नवाज भी खड़ी थी। लेकिन अब उस तरह की अदलिया नहीं है, उस तरह की मुश्किलात उनको नहीं है, और मरकज में जाहिर है उनकी हुकूमत भी नहीं है। हुकूमत चलाने का काम तो बहरहाल मुस्लिम लीग नवाज ने करना है, और एक हाइब्रिड सिस्टम है जिसमें इस वक्त तो एस्टैब्लिशमेंट और हुकूमत जो है फोर्सीएबल फ्यूचर तक तो मिलकर चलेंगे। तो एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से भी इन पार्टियों को, दोनों पार्टियों को, हुकूमत को बहुत बड़ा चैलेंज दरपेश नहीं है, अदलिया की तरफ से भी चैलेंज नहीं है। इस वक्त अगर इनको चैलेंज है तो वो चैलेंज जो है वो अपोजिशन की तरफ से है, पीटीआई की तरफ से।